11 बजे सदन में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज प्रदेश का बजट पेश करेंगे। हर राजस्थानी का बजट, जिसमें हर राजस्थानी के लिए खास होगा। प्रदेश के हर वर्गों के लिए कुछ न कुछ खास होने वाला है। जादूगर के पिटारे में आखिरकार कितनी संभावनाएं हैं, प्रदेश की जनता को कितनी उम्मीदें हैं, इस पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। पल पल की अपडेट के साथ दिन भर लगातार न्यूज 18 राजस्थान पर आज देखेंगे बजट का पूरा विश्लेषण और बजट से पहले, बजट के बाद में क्या कुछ खास आपके लिए रहने वाला है, ये लगातार हम आपको बता रहे हैं। और आपको बता दें कि अलग अलग जगहों से अलग अलग उम्मीदें हैं, अलग अलग सपने हैं जो इस बजट में क्या पूरे होंगे, ये सवाल है अभी। और कुछ देर बाद में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जब विधानसभा में पहुंचेंगे, 11 बजे बजट पेश करेंगे। राजस्थान का बजट 2023 को लेकर के ये लेखा जोखा, ये बजट जिसका लगातार हर राजस्थानी को इंतजार है। तो चलिए, सहयोगी अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रंजन दवे लगातार बने हुए हैं जोधपुर से, जो मुख्यमंत्री का इलाका है। भरतपुर से हमारे साथ दीपक पुरी लगातार बने हुए हैं। भरतपुर अपने आप में बहुत सारी पर्यटन की संभावनाएं लिए हुए ये शहर और ये जिला पूरा, जिसको लेकर के उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं। दीपक, खासतौर पर अगर मोटी मोटी उम्मीदों की बात करें भरतपुर की, क्या उम्मीदें हैं इस बार के बजट से? देखिए, बिल्कुल हेमंत, इस बजट में भरतपुर वासियों की जो उम्मीद है वो बहुत जुड़ी हुई है और लग रहा है कि इस जो भरतपुर की जो उम्मीद है उनको मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो है वो पूरा करेंगे। और कुछ समय ही बाकी है जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो है पिटारा लेकर के पहुंचेंगे और उस पिटारे को खोलेंगे। यानी कि उस पिटारे के अंदर भरतपुर को क्या मिलेगा, क्योंकि भरतपुर जो है पर्यटन की दृष्टि से बहुत पिछड़ा हुआ जिला है और जबकि यहाँ पर पर्यटन के बहुत स्थल है। हमारे साथ अलग अलग जो है लोग मौजूद हैं, आम आदमी मौजूद है, नेता मौजूद है, व्यापारी वर्ग के लोग मौजूद हैं। इनसे जानेंगे आखिर भरतपुर की उम्मीद क्या है, क्या कुछ मिलने वाला है इस भरतपुर को। देखिए, भरतपुर बड़ा उम्मीदों से मुख्यमंत्री जी की तरफ देखता है और पिछले बजट में भी उन्होंने बहुत कुछ भरतपुर को दिया है। 374 करोड़ की जो योजना है CFCD की, उसमें से 282 करोड़ का काम अभी प्रथम चरण का भी पूरा होने वाला है। 7 किलोमीटर का जो ड्रेनेज है और उसके अगले दूसरे चरण में जो 4 किलोमीटर ड्रेनेज अभी बनने वाला है। और जो अपने मेडिकल कॉलेज की जो सुपर स्पेशलिस्ट जो सुविधाएं हैं वो भी भरतपुर में पहले से लागू हैं। लेकिन यहाँ का एक थोड़ा सा उम्मीद की जा रही है कि इसको भरतपुर को पर्यटन के तौर पे इसको विकसित किया जाए। दूसरा, एजुकेशन हब पे इसको डेवलप किया जाए। जो DMIC हमारा जो दिल्ली मुंबई आर्थिक जो गलियारा है उसको भरतपुर, जयपुर और दिल्ली को, तीनों को एक त्रिकोणीय, एक ट्रायंगल के तौर पे यहाँ डेवलप किया जाए। और यहाँ थोड़े उद्योग धंधों पे थोड़ा बढ़ोतरी अगर मुख्यमंत्री जी करें तो उनका बहुत हम आभार मानेंगे। हालांकि हमारे जो यशस्वी विधायक हैं डॉक्टर सुभाष गर्ग जी, उन्होंने इस बारे में बहुत पहल की है और वो मुख्यमंत्री जी से लगातार संपर्क में, और भरतपुर को बहुत कुछ बजट में मिलेगा। बिल्कुल, देखिए हेमंत, पर्यटन स्थल बनाने की जो मांग है वो की जा रही है और भरतपुर का सबसे बड़ा मुद्दा है केवलादेव नेशनल पार्क जो है वो पानी की समस्या से लंबे समय से जूझ रहा है। उसको पानी जो है नहीं मिल रहा है। पांचना बांध से पानी लाने की मांग की जा रही है, चंबल नदी से पानी लाने की मांग की जा रही है और केवलादेव नेशनल पार्क को पानी न मिलने के कारण पर्यटकों की संख्या घटी है। क्या उम्मीद है इस बजट में? देखिए, पानी का जहाँ तक मामला है, इसका एक ही उपचार है, ERCP योजना, जिसको केंद्र सरकार इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं कर रही है। तो प्रधानमंत्री जी 12 तारीख को दौसा में आ रहे हैं। मेरी उनसे मांग रहेगी कि वो यहाँ घोषणा करके यहाँ की ERCP को राष्ट्रीय परियोजना घोषित। इस बजट से क्या उम्मीद है ERCP? इस बजट से बहुत उम्मीद है और मुख्यमंत्री जी ने तो पहले से ही एक बार 10,000 करोड़ की, एक बार 9,000 करोड़ स्वीकृत कर रखे हैं। और उन्होंने कहा भी है कि प्रधानमंत्री जी नहीं भी घोषित करेंगे इसको राष्ट्रीय परियोजना, तब भी राज्य सरकार इसको ERCP को पूरा करने के लिए संकल्पित है। तो क्या लग रहा है कि ERCP जो योजना है वो इस बजट में पूरी होगी और लोगों को जो पानी है पूर्वी राजस्थान के लोग उनको मिलेगा? नहीं, इस बजट में पूरी होगी ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन इस बजट में इस योजना को आगे बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा बजट आएगा, ये मैं उम्मीद करता हूँ। बिल्कुल, और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। क्या लग रहा है भरतपुर को क्या कुछ मिलने वाला है? देखिए, भरतपुर का बजट, भरतपुर के लिए मैं स्पेशली कहता हूँ, भरतपुर के जो हमारे नेता हैं, सभी मंत्री हैं, लेकिन मैं मुख्यमंत्री कहता हूँ कि अशोक गहलोत जिनका नाम है, जादूगर जादू कर जाएगा, किसी की समझ में नहीं आएगा। लेकिन एक बात है जो हमारे प्रदेश की और देश की, इसके बाद भी भरतपुर में जो हालात हैं उसको देखते हुए मैं कह रहा हूँ कि हम युवाओं का ये बजट है तो हमारे युवाओं के लिए यहाँ जो है ये TTZ और NCR का मामला पड़ता है तो धुआं सहित जो है इंडस्ट्रीज आए। उम्मीद करता हूँ कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन हमको मिले जहाँ से युवाओं को जो फैक्ट्रियाँ हैं, जो NCR
बार हमारे यहाँ ऊपर जो थोप रखा है वो हटाया जाए, नहीं तो उनके साथ SEZ का स्पेशल इकोनॉमिक जोन, एक नगर में जो 200-250 बीघा जमीन पड़ी हुई है, उसका पहले भी बजट का प्रस्ताव रखा था, लेकिन मुख्यमंत्री जी से उम्मीद है कि इस बार हमें वो बड़ा बजट मिलेगा। युवाओं को रोजगार के साथ साथ, यहाँ के युवाओं के साथ साथ हम लोगों को उद्योग धंधे चलेंगे। मुख्यमंत्री जी से उम्मीद करता हूँ कि भरतपुर में पहली बार आपने इतना कुछ दिया है, तो इस बजट में भी हम सबको उम्मीद से बढ़कर मिलेगा। सर, एक बड़ी मांग है कि भरतपुर NCR में जुड़ा हुआ है, लेकिन NCR की जो सुविधा है वो मिल नहीं पा रही है। TTZ की भी दूरी ज्यादा है, लोग मांग कर रहे हैं कि NCR से मुक्त किया जाए, TTZ की दूरी कम की जाए। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे लोकप्रिय मंत्री सुभाष गर्ग जी ने इस विषय में प्रयास शुरू कर रखा है और पत्राचार चल रहा है NCR से हटने के। NCR से हटते भरतपुर में उद्योग धंधे भी लग जाएंगे और बेरोजगारी की समस्या भी दूर होगी। और मैं आज धन्यवाद देना चाहता हूँ महाराज विश्वेंद्र सिंह जी को, जिन्होंने सुजानगंगा नहर के लिए आज कुछ बजट घोषणा की। आज होगा बजट, तो बिल्कुल उम्मीद है कि आज जो है बहुत कुछ मिलने वाला है। और भी लोग मौजूद हैं, क्या कुछ लग रहा है भरतपुर के लिए, क्या मिलने वाला है? देखो भाई साहब, अभी कह रहे थे कि हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं वो जादूगर हैं, और वो खुद भी जादूगर अपने आप को मानते हैं कि जादूगर हैं। उसी सरकार से उन्होंने अपनी सरकार चलाई है। 4 साल से सरकार चल रही है, जादूगर के बेस पे चल रही है। कभी किसी होटल में तो कभी किसी कहीं और जगह पे, बसों में, यहाँ पे वहाँ पे, लेकिन धरातल पे काम नहीं हुआ है। जिस चीज की मांग करते हैं वही मांग में अपन फेलवाते हैं। क्या ठीक है, कांग्रेस वाले अपनी बड़ाई करेंगे, खूब करो, हमें कोई मना नहीं है, लेकिन हमारा वो पैसा कहाँ है तो किसानों को देना था, तो कर्जा माफी होनी थी, वो कहाँ है? कहीं नहीं, आज तक नहीं आया। तो इसी तरीके से बेरोजगारी की बात थी, वो भी बेरोजगारों को कुछ भत्ता नहीं मिला है, ना कोई पैसा मिला है, ना कुछ मिला है। तो इस तरह की बातें अगर ये आखिरी बजट में करते हैं तो बड़ी मेहरबानी होगी हमारे मुख्यमंत्री साहब। देखिए हेमंत, कल हमने लोगों से बात की तो उनकी एक मांग थी कि जिस तर्ज पर उत्तर प्रदेश में जिस तरह से बिजली दी जा रही है, इस बजट में आस है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उसी तर्ज पर राजस्थान में भी जो है बिजली देंगे। बिजली की बड़ी समस्या है किसानों के लिए, क्या लग रहा है इस बजट में? बिजली की समस्या में ये समझो कि 11 बार तो रेट बढ़ा दी और बिजली है नहीं, ना किसानों को बिजली है, ना विद्यार्थियों को बिजली है। तो निश्चित रूप से बिजली का ये भरतपुर जिले को मिलनी चाहिए। स्थिति बड़ी विचित्र है, कागजों में घोषणा तो बहुत हुई है पर धरातल पर कुछ भी नहीं है। बिल्कुल दीपक, देखिए 8 घंटे बिजली की मांग लगातार किसानों की है, और खासतौर पर बाकी वर्ग को भी बिजली की आपूर्ति हो सके। स्टूडेंट्स के लिहाज से अगर देखें तो 13 से 14 घंटे बिजली की मांग प्रदेश की जनता की रही है, वो जो ग्रामीण इलाकों में भी मिलनी चाहिए, चाहे वो सिंगल फेज की बिजली मिले, उससे इनकार नहीं, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई बाधित होती है। ये बड़ी एक समस्या रही है कि सुबह शाम बिजली ग्रामीण इलाकों में काटी जाती है। तो उम्मीद करते हैं कि इस बार बजट में ये राहत कम से कम प्रदेश की जनता को जरूर मिलेगी। लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे, बने रहिए हमारे साथ। और अब हम लिए चलते हैं आखिरकार उदयपुर से हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, और जोधपुर से भी हमारे सहयोगी रंजन हमारे साथ बने हुए हैं। पहले रंजन का रुख कर लेते हैं, उसके बाद उदयपुर आएंगे। रंजन, आखिरकार देखिए, हम ये बात लगातार कह रहे थे कि मेट्रो की सौगात मिल सकती है, इसके अलावा जोधपुर के लोगों की डिमांड और क्या है बाकी सेक्टर्स में? जी बिल्कुल, मैं सीधा पब्लिक के पास ही जाता हूं, पब्लिक से पूछता हूं कि बीइंग एज ए सिटीजन जोधपुर के नागरिक के नाते आप क्या चाहते हैं? जोधपुर का विकास मेट्रो तर्ज पे किया जाए, और मेट्रो को अगर अपन जोधपुर को मेट्रो सिटी की घोषणा करते हैं तब सरकार, केंद्र और राज्य सरकारें मेट्रो के आधार पे हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेगी। वैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होने से जोधपुर का विकास होगा। जी आप बताएं, जोधपुर के नागरिक के नाते आपकी क्या उम्मीदें हैं इस बजट से? हमें तो सर हर तरह की सुविधा चाहिए, जैसे ये हॉस्पिटल क्लियर हो रहे हैं, रोडवेज बस स्टैंड बन रहा है, और भी ये जैसे एलिवेटेड रोड बननी चाहिए, वो हो जाए क्लियर तो जोधपुर की जनता को बहुत अच्छा लाभ होगा सर। बिल्कुल रंजन, लगातार जोधपुर के लोगों की अपेक्षाएं भी, हालांकि जोधपुर को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के हर कार्यकाल में बहुत कुछ मिला है, और जोधपुर शहर की अगर हम बात करें तो शहर का बदलावा स्वरूप आज इसी वजह से है कि मुख्यमंत्री रहते हुए सीएम अशोक गहलोत ने जोधपुर पर भी पूरा ध्यान दिया है। अब आखिरकार इस बजट में जोधपुर के लोगों के लिए, खासतौर पर देखिए मारवाड़ का पूरा जो इलाका है, वहां की अपेक्षाएं बहुत ज्यादा है कि आखिर उस इलाके को क्या मिले जो आर्थिक तौर पर पिछड़ा हुआ इलाका माना जाता है, जहां पर कुछ इलाका ऐसा भी डेजर्ट है, कई जगह पर पानी की बड़ी समस्या, विकट समस्या है, तो लोगों तक ये चीजें पहुंचे। फिलहाल आप हमारे साथ बने रहिए। कपिल शिमाली हमारे साथ उदयपुर से है। कपिल, जल्दी से बताइए कि आखिरकार झीलों की नगरी और इससे बाहर अगर हम देखें इस पूरे इलाके को, उदयपुर संभाग को देखें, तो वहां पर संभाग से क्या कुछ लोगों की अपेक्षाएं हैं? देखिए, अगर हम पिछले इस सरकार के पिछले बजटों का एनालिसिस करेंगे तो
देखिए कई सारी घोषणाएं जो है वो अभी अधूरी है और यही एक बड़ी वजह है कि उदयपुर वासी चाहते हैं कि यदि बजट में कोई घोषणा हो तो वो निश्चित तौर पर पूरी हो। कुल 195 घोषणाएं पिछले 4 साल में बजट में की गई, लेकिन 105 घोषणाएं अभी भी अधूरी। और पिछले साल के अगर हम बजट की बात करेंगे तो राज्य सरकार ने 60 घोषणाएं की थी, लेकिन 37 घोषणाओं पर काम नहीं हो पाया, अभी भी अधूरी है। मुख्य रूप से उदयपुर में पार्किंग की समस्याएं हैं। यूडीए की घोषणा हो चुकी है, लेकिन यूडीए अभी तक यहां पर बना नहीं है। झील संरक्षण प्राधिकरण के कार्यालय की घोषणा हो चुकी है, लेकिन इसका हेडक्वार्टर उदयपुर में नहीं है। तो ऐसी कई सारी बातें, हमारे साथ में लोग मौजूद है, उनसे बात करेंगे। आप बताइए कि किस तरह की डिमांड्स उदयपुर को लेकर अभी है? सर, सबसे बड़ी तो पार्किंग की प्रॉब्लम है। रोड पर ट्रैफिक इतना जाम रहता है, तो रेलवे स्टेशन से लेके कलेक्ट्रेट के बंगले तक एक एलिवेटेड रोड का शीघ्र निर्माण होना चाहिए। दूसरा, जो बजट में लोक लुभावनी वादे किए जाते हैं और उनको पूरे नहीं किए जाते हैं, इनको बंद करके इस तरह से काम करना चाहिए कि जो बजट में घोषणा है वो समय पर पूरी हो। दूसरा, हर हाथ को काम मिले और शिक्षा पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए। शिक्षा और चिकित्सा पे विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए ताकि लोग इस बारे में संबल प्राप्त कर सके। दूसरा, बजट के अंदर जो चुनावी टाइम पे जिस तरह के घोषणाएं की जाती है और रेवड़ियां बांटी जाती है, उनको बंद करना चाहिए ताकि आम आदमी को इसका लाभ मिल सके, जिसमें मध्यम वर्ग भी, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक लोग और उच्च वर्ग सभी को एक समान रूप से लाभ मिले। यूडीए की घोषणा कर दी, लेकिन अभी तक यूडीए बना नहीं है। झील संरक्षण प्राधिकरण, क्योंकि राजस्थान में झीलों का शहर सिर्फ उदयपुर में है, ऐसे में यहाँ पर हेडक्वार्टर की मांग की जा रही थी, हेडक्वार्टर यहाँ पर नहीं है। तो ये क्या बड़ी समस्या है? ये बहुत बड़ी समस्या है। ये झील संरक्षण समिति या नहीं होने से झीलें जो गंदी हो रही को देखने वाला नहीं, सिर्फ नगर निगम के भरोसे है, तो इसलिए ये होना बहुत जरूरी है। अगर ये हेड ऑफिस होगा। बिल्कुल कपिल, लगातार नजर बनाए हुए हैं उदयपुर और पूरे संभाग की भी लगातार आवाज पुरजोर तरीके से सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर वहां के लोगों की उम्मीदें क्या है और क्या उम्मीदें पूरी होती है, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। बहुत शुक्रिया फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए। दीपक, आपका भी अभी फिलहाल शुक्रिया। फिर से हम लौटेंगे, लगातार जानेंगे वहां की आवाज भी, और साथ ही साथ कपिल शेमाली हमारे साथ जुड़े। कपिल, आपका भी अभी शुक्रिया। फिर से आपके पास लौटेंगे और जानते रहेंगे आज दिन भर आखिरकार वहां के लोगों की उम्मीदें क्या हैं, आज का बजट कैसा रहने वाला है। आपको बता दें कि न्यूज 18 राजस्थान पर सबसे बड़ी पेशकश के साथ आप देख पा रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान, प्रदेश का सबसे बढ़ता हुआ न्यूज चैनल, सबसे नंबर 1 न्यूज चैनल। और इस पर आज दिन भर हम आपको दिखाएंगे विश्लेषण के साथ तमाम वो पहलू जो आप जानना चाहते हैं, सबसे बड़े पैनल के साथ। इस वक्त राजधानी जयपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं आसिफ, हमारे सहयोगी, और उनका सीधा हम रुख कर लेते हैं कि आखिरकार उनके साथ में इस वक्त कौन कौन विश्लेषक हैं, कौन कौन जो जानकार हैं बजट के, अब वो आपको बताएंगे, समझाएंगे कि ये बजट इस बार का कैसा रहने वाला है। जितनी हाई उम्मीदें हैं, देखिए उतनी तेज चर्चाएं भी है, और बजट से पहले जिस तरह की चर्चाएं हुई है, सीधा हम आपको आसिफ के पास ले चलते हैं। जी आसिफ। हेमंत, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हम पल पल की अपडेट जो है वो बजट को लेकर दे रहे हैं। और हेमंत, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले अगर 4 सालों की बात करें तो किसी बजट को लेकर इतनी ज्यादा चर्चा प्रदेश में नहीं हुई जितनी इस बजट को लेकर हो रही है। न केवल जो मौजूदा सरकार है वो इस बजट को लेकर बहुत उत्साहित है, बल्कि विपक्ष भी इस बजट का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। और शायद ये प्रदेश में पहला मौका होगा जब इस बजट का लाइव टेलीकास्ट बहुत सारी जगहों के ऊपर किया जा रहा है। तो ऐसा क्या है इस बजट में जिसको लेकर मुख्यमंत्री जो है बहुत ज्यादा आशान्वित है, सरकार बहुत आशान्वित है, और क्यों बार बार मुख्यमंत्री इस बजट का जिक्र अपने हर भाषण, अपनी हर स्पीच में कर रहे हैं? ऐसा क्या पिटारा खुलने वाला है और क्या कुछ मिलने वाला है, इस पर नजर बनी रहेगी। और न्यूज 18 राजस्थान के दर्शकों को पल पल की अपडेट इस बजट को लेकर हम देते रहेंगे। इस वक्त हमारे साथ एक पैनल जुड़ा है, सबसे पहले उनका परिचय आपके साथ करवाते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर जब ये पिटारा खुलेगा तो इस बजट में क्या कुछ निकलेगा हर सेक्टर के लिए। सबसे पहले हमारे साथ जो है महेंद्र सिंह राव जुड़ गए हैं, आप कृषि विशेषज्ञ हैं, आपका बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। हमारे साथ मेरे साथ हरफूल चौधरी हैं, विश्वविद्यालय छात्र हैं। आप छात्रों के लिए क्या कुछ रहने वाला है इस बजट में, इसको लेकर हरफूल चौधरी से बात करेंगे। साथ ही हमारे साथ जो है MM भारद्वाज जी हैं, रिन्यूएबल एनर्जी एक्सपर्ट हैं, इनसे भी बात करेंगे। और साथ ही साथ हमारे साथ सुमन कुमारी हैं, पूर्व शोध छात्र हैं
संघ अध्यक्ष हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी से। सर, सबसे पहले मैं रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को जो है वो टच करना चाहता हूं और मैं आपसे भारद्वाज जी ये समझना चाहता हूं कि इस बजट को लेकर पूरे प्रदेश के अंदर बहुत जबरदस्त चर्चा है और आपने नोटिस किया होगा कि पिछले 6 महीने से इस बजट की बातें हो रही हैं कि इस बार जो बजट आएगा वो ऐसा बजट होगा कि जनता जो है वो ये कहेगी अभी हमें और कुछ नहीं चाहिए, इतना कुछ। तो क्या रहने वाला है खासतौर पे आपके सेक्टर में? रिन्यूएबल एनर्जी का अगर आप देखें तो जो टोटल हमारा जो टारगेट था हिंदुस्तान के अंदर वो 100 गीगावाट था, मतलब कि 1 लाख मेगावाट था, जिसमें कि 60,000 मेगावाट ग्राउंड माउंटेड था और 40,000 मेगावाट रूफटॉप था। तो इसके अंदर ग्राउंड माउंटेड में 60,000 में से करीब 50,000 टारगेट पूरा हो चुका है। लेकिन रूफटॉप सेक्टर को अगर अपन देखते हैं तो उसके अंदर सिर्फ 40,000 में से कुल करीब 10,000 हुआ, मतलब 25% टारगेट हुआ है। हम ये उम्मीद करते हैं क्योंकि राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है कि जिसके अंदर सन की अवेलेबिलिटी सबसे अच्छी है जितने प्रदेश, तो उसको देखते हुए हम ये मानते हैं कि इसके अंदर रूफटॉप को बढ़ावा देने के लिए सरकार जो कुछ ना कुछ ऐसे कदम उठाएगी। जैसे पर्टिकुलरली आप ये देखिए कि पहले इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी इस पर नहीं लगती थी, जो कि 60 पैसे पर यूनिट लगा दी गई है, जिससे कि लोगों को प्लांट लगाने के लिए थोड़े इतने उत्साह नहीं है उनके अंदर कि हम लगाएं। दूसरा, इसके अंदर जो हमारा जो मेन चीज जो है अभी रूफटॉप सोलर के लिए हमें उम्मीद है कि रूफटॉप सोलर में ड्यूटी और जो टैरिफ है उसके ऊपर सरकार कुछ ना कुछ जरूर अवश्य करेगी। तो ये आपको लगता है कि आज के बजट में इसके बारे में भी मुख्यमंत्री कुछ कह सकते हैं? बिल्कुल कहना चाहिए क्योंकि रूफटॉप की संभावना, जबकि हम राजस्थान सबसे अच्छा स्टेट है सन के मामले में और हम अभी नंबर एनर्जी को लेकर बहुत महत्वपूर्ण बात जो है भारद्वाज जी ने कही है, क्योंकि अगर सनलाइट के हिसाब से अगर पूरे भारत में देखा जाए तो सनलाइट के हिसाब से राजस्थान जो है वो प्रथम सूची के अंदर जो है वो आता है, क्योंकि सबसे ज्यादा गर्मी या सबसे ज्यादा सूरज तेज यहीं पर तपता है। तो जाहिर सी बात है कि इसको लेकर भी कोई घोषणा हो सकती है। युवाओं को लेकर बात करते हैं कि स्टूडेंट्स के लिए क्या कुछ रहने वाला है, क्योंकि मैं आपको एक बार फिर से याद दिला दूं, मुख्यमंत्री ने बार बार कहा कि युवाओं के लिए जो है इस बजट में बहुत कुछ रहने वाला है। हरफुल युवाओं को लेकर बात करते हैं, आप भी एक छात्र हैं, तो आपको लगता है कि इस वाले बजट में जब बार बार मुख्यमंत्री कह रहे हैं तो यकीनन आपके लिए कुछ न कुछ निकलने वाला है? बिल्कुल होना चाहिए। आज के समय में युवाओं के लिए बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। माननीय मुख्यमंत्री साहब से कहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा सरकारी पद की स्वीकृतियां जारी करिए और जो आरपीएससी में एक यूपीएससी की तर्ज पे उसको बना के एक रोस्टर मैप तैयार करके जो भर्तियां हैं इसको पूरे 1 साल भर के में करवाइए। और हमारी दूसरी मांग ये है कि जो आरपीएस में जातिगत कोटा कर रखा है उसको खत्म कीजिए, यूपीएससी तर्ज पे उसके मेंबर्स बनाइए। हमारी दूसरी बड़ी मांग है कि युवा संबल योजना में जो भत्ता दे रहे हैं उसमें 4 घंटे की इंटर्नशिप है, तो 4 घंटे की इंटर्नशिप को खत्म करी हुई। जब युवा 4 घंटे कहीं पे जाएगा तो फिर कोई दूसरा काम कर नहीं पाता। साथ ही साथ मैं कहूंगा उसका भत्ता ही बढ़ाए। और मैं साथ ही साथ मेरा एक सुझाव भी है माननीय अशोक गहलोत साहब को कि आपकी जो इंदिरा रसोई योजना है ये बहुत बढ़िया योजना है, इसको विश्वविद्यालयों में भेजो। और आज के टाइम जो युवा डिप्रेशन नशे की तरफ जा रहा है, माननीय अशोक गहलोत साहब से मेरी एक आप एंटी डिप्रेशन स्क्वाड्स बनाइए, उसको भेजिए, आप कोचिंग इंस्टीट्यूट में भेजिए, विश्वविद्यालय में भेजिए, जानिए युवाओं पे क्या बीत रही। कहना आसान है कि हम वापिस से पेपर करा रहे हैं, पर उनके मन पे दिमाग पे क्या फर्क पड़ रहा है, युवा नशे की तरफ जा रहा है, तो उस पर भी आप उनको जोर देना बहुत बहुत जरूरी है। साथ के साथ गवर्नमेंट वैकेंसीज के साथ साथ इनको प्राइवेट सेक्टर में भी जोर देना चाहिए। गवर्नमेंट इतनी वैकेंसीज क्रिएट नहीं कर सकती है, इनको एमएसएमई लोन देना चाहिए, युवा को प्रोत्साहन करना चाहिए कि नौकरी एक नहीं, आप अपना एक बिजनेस भी सेटअप कर सकते हैं। जो युवा उनकी तरफ आस गड़ाए बैठा है कि इनको गहलोत साहब ही हमारे को देंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है जो कि हरफूल ने हमसे कही कि हालांकि इसकी बजट में घोषणा होगी या नहीं होगी ये देखने वाली बात होगी, लेकिन मैं इनके अगर पॉइंटर्स को आपको बताऊं, एक बार फिर से रिपीट करूं, जो इंदिरा रसोई योजना है जो कि पूरे प्रदेश के अंदर बहुत लोकप्रिय हो रही है, वो यूनिवर्सिटीज में जानी चाहिए, वो कॉलेजेस में जानी चाहिए, क्योंकि बड़ी यूनिवर्सिटी के अंदर जो छात्र होते हैं वो दूर दराज के गांव से, छोटे कस्बों से, छोटे शहरों से यहां पर पढ़ने के लिए आते हैं। अगर बड़ी यूनिवर्सिटी के अंदर इंदिरा रसोई योजना जाती है तो वहां पर ऐसे छात्र जो आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा संपन्न नहीं है और जो बड़ी मुश्किल से यहां पर पढ़ाई करने के लिए पहुंचते हैं, तो उस इंदिरा रसोई के माध्यम से उन्हें वहां पर बहुत कम कीमत के अंदर, लगभग जो है शून्य कीमत के अंदर उन्हें उनका भोजन वहां पर उपलब्ध हो सकता है। और साथ ही हरफुल ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि छात्र जो लगातार डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, अगर ऐसे छात्र के लिए अगर कोई काउंसलिंग की जाए, चाहे कोटा से हम सुनते हैं कि आए दिन जो है वो कोटा के अंदर छात्र की आत्महत्याओं के मामले सामने आते हैं, और इसी तरीके से जो करियर को लेकर छात्र जो है वो उदासीन रहते हैं,
इनको लेकर भी सरकार को जो है वो कुछ न कुछ, हालांकि इसको लेकर क्या घोषणा होगी ये देखने वाली बात होगी। हमारे साथ जो है वो महेंद्र सिंह जी हैं, कृषि विशेषज्ञ हैं। महेंद्र सिंह जी, चूंकि युवाओं से बात हो चुकी है और बड़े अच्छे सुझाव भी इन्होंने दिए हैं, लेकिन हरफूल जी, कृषि को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो है वो अक्सर जिक्र करते रहते हैं और बहुत सेंसिटिव भी हैं वो किसानों को लेकर भी। आपको क्या लगता है, चूंकि बार बार जब फसल खराबे होते हैं, गिरदावरी समय के ऊपर करवाई भी जाती है, किसानों को उनका हर्जाना भी दिया जाता है, तो अब क्या ऐसा आपकी नजर में नया हो सकता है इस बजट के अंदर जो किसानों को सबसे ज्यादा लाभ पहुंचाएगा, या कोई सुझाव? जी, तो जैसा कि आप जानते हैं कि राजस्थान में जो 62% से अधिक आबादी, मतलब 62% से अधिक आबादी कृषि क्षेत्र पर अपनी आजीविका के लिए निर्भर है, और इकोनॉमी के लिहाज से भी देखें तो 30% योगदान जो है कृषि क्षेत्र का है राजस्थान में। उसमें भी देखें तो पशुपालन जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, उसमें जो राजस्थान की टोटल इकोनॉमी है कृषि क्षेत्र से आता है, उसमें पशुपालन का योगदान कृषि क्षेत्र से भी ज्यादा है। तो एक तो सरकार इसमें, पिछले साल की सरकार ने भी, पिछले साल भी सरकार ने काफी घोषणाएं की थी, बहुत सारे मिशन अनाउंस किए थे। तो सरकार इसी डायरेक्शन में एक तो किसानों के लिए पेंशन योजना घोषित कर सकती है, लेकिन इसमें पशुपालक कम्युनिटी बहुत ज्यादा है, बहुत सारे पेस्टोरल कम्युनिटी है, तो उनके लिए भी एक जो उनको भी इंक्लूड किया जाना चाहिए, ऐसी मेरी उम्मीद है। सरकार को सुझाव भी दिया था। इसके अलावा आप जानते हैं कि राजस्थान में बहुत सारे मतलब छोटे किसान हैं जिनके पास 50% से अधिक जमीनें कम है, तो उनके लिए सरकार बहुत सारी सिक्योरिटी और उनको सस्टेनेबल एग्रीकल्चर उनके लिए कैसे हो, उसके लिए घोषणाएं कर सकती है सरकार। इसके अलावा पशुपालक क्योंकि वेस्टर्न राजस्थान में आप बहुत बड़ा पशुपालन इंटीग्रेटेड अप्रोच है, क्योंकि राजस्थान रेनफेड एग्रीकल्चर है, 60% से ज्यादा पूरा रेनफेड ही है, वर्षा आधारित क्षेत्र है। तो सरकार एक तो वर्षा आधारित क्षेत्र में लघु सिंचाई योजनाओं पे काफी फोकस कर सकती है, क्योंकि लघु सिंचाई योजनाएं रेनफेड एग्रीकल्चर और दक्षिण राजस्थान जो ट्राइबल इलाका है उनके लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप बड़ी परियोजना लाओगे तो ट्राइबल एरिया में या जहाँ लैंड पहाड़ी इलाके में वो एक अनुकूल नहीं है। ये सुझाव आपने सरकार को दिए हैं। अब उम्मीद है कि मैं फिर से लौटूंगा आपके पास में। ये तमाम सुझाव आपने सुने हैं और कुछ ही देर के अंदर जो है वो बजट शुरू होने वाला है। हेमंत, ओवर टू यू। हेमंत, मैं फिर से लौट रहा हूं आपके पास में, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं।